नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं अपना उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में 25वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक आह्वान किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें वहां पर कही कि मानवता की सफलता युद्ध में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। भारत मानता है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। समस्या का समाधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भावनाओं के अनुरूप आपसी बातचीत से ही निकाला जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज युद्ध एवं आतंकवाद का दंश झेल रहे विश्व के 2.5 अरब बच्चे और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़ जाएं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मेरा आग्रह है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीढ़ी को सुंदर, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण एवं सशक्त योगदान अवश्य दें। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वक्तव्य संयुक्त राष्ट्र संघ के समिट ऑफ द फ्यूचर में एक अत्यंत ही मार्मिक और विश्व शांति की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होने वाला वक्तव्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया।
अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा है और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोल्ड वेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि ठिठुरती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हो गया है, जिसके बाद 23 नवंबर को अब वोटों की गिनती होनी है। तो वहीं मतगणना से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। जीत तो अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। विपक्ष के लोग जो जीत का दावा कर रहे हैं वो तो अपना पराजय स्वीकार कर लिए। वो तो कह रहे हैं कि रीपोल कराया जाए, वही लोग चिल्ला रहे हैं ना। तो क्या दिखता है? रीपोल क्यों मांग की जाती है? कि हम हार गए, हमारे साथ हमारे मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, भाग गए। देखिए, जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने खुद कार्रवाई की, जो जांच में दोषी पाए गए। दूसरी चीज कि जो वीडियो की बात हो रही है, आजकल फर्जी वीडियो बना करके बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष धर रही है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव चाहता है। और जो फर्जी मतदान करने वाले लोग थे उनके बयान पहले ही आए कि आईडी जो है, जो निर्वाचन में लगे हुए लोग हैं वो आईडी चेक न करें। भाई, आप फर्जी मतदान कराना चाहते हैं, इस पे अगर रोक लग रही है तो आपको बुरा लग रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। जब जब चुनाव में इनकी बेलगाम हरकतों पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी गुंडई पर नियंत्रण लगाए, जब जब इनकी बूथ कैप्चरिंग पर नियंत्रण लगाए, तब तक समाजवादी पार्टी हारी है। इनका ईमानदारी पर कोई भरोसा नहीं, निष्पक्षता पर कोई भरोसा नहीं, पारदर्शिता पर कोई भरोसा नहीं। इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना। और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है तब तब ये बौखलाते हैं, तब तब ये उल आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर आरोप मनगढ़ंत लगाने का काम करते हैं। यही इस बार कर रहे हैं। इस बार इन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके साथ जो धोखे में इन्होंने झूठी बातों के आधार पर 400 सीटें आ जाएंगी, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, टकाटक फटाफट वाले जो जुमले थे वो जनता समझ गई। जनता उससे अपने को ठगा महसूस कर रही है। उसी का परिणाम है कि पुनः जनता ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और ताकत देने का काम किया है। प्रचंड तरीके से हमारे प्रत्याशियों को समर्थन मिला है। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के हमारे प्रत्याशियों को आ रहे हैं। इसी से बौखला के चूंकि इन्हें आभास हो गया है तो मनगढ़ंत आरोप के यहाँ यह प्रशासन ने ये कर दिया, ये बेईमानी हो गई, ये हो गई,
इसके बारे में स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि मतदान होने के नेक्स्ट डे एक एक बूथ का स्क्रूटनिंग, परीक्षण और सुनवाई करने का काम स्थानीय प्रेक्षक के अध्यक्षता में जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग तो बहुत सुना था, पर इसमें तो देख लिया। जो वीडियो आए, ऑडियो आए हैं, न्यूज की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें दरोगा पिस्तल तान के लोगों को नहीं आने दे रहा है, एक समुदाय के लोगों को वोट नहीं पड़ने पा रहा है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बैरिकेड लगा के वोटर्स को आने से रोक रही है। कहा जाता है कि कोई और आइडेंटिटी कार्ड ना चेक करे, पुलिस चेक कर रही है। तो कुल मिला के ये इलेक्शन था, ये इलेक्शन के नाम पे जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए सारी परंपराएं, मान्यताएं तोड़कर इलेक्शन था। निर्वाचन आयोग से पहले ही अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी ने कह दिया था। अब तो इस पर कार्रवाई इलेक्शन आयोग को करना चाहिए, चुनाव आयोग। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले को लेकर सामने आई है, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस दिया है, जवाब मांगा गया है मुस्लिम पक्ष से। तो वही हिंदू पक्ष की याचिका पर दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब मांगा गया है। मुस्लिम पक्ष को 2 हफ्ते में अब इसका जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देते हुए मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कई याचिकाएं हैं और ये याचिकाएं अलग अलग अदालतों में हैं। अब ऐसे में सभी याचिकाओं को एक साथ करने को लेकर ये पूरी सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर एक साथ सुनवाई की मांग की गई है और इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है नोटिस के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार सुनवाई पिछले लंबे समय से चल रही है और अब इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है, 17 दिसंबर को सुनवाई होगी और उस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब भी मांगा है। हालांकि अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले 2 हफ्ते के अंदर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नोटिस पर जवाब देना होगा। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर दरअसल ये जवाब मांगा गया है। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अब अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। ऐसे में ज्ञानवापी मामले को लेकर के जिस तरीके से लगातार सुनवाई जारी है और अब इसी बीच मुस्लिम पक्ष से जवाब भी मांगा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ चुके। सैयद, अब जिस तरीके से पहले हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई और अब 2 हफ्ते के भीतर मुस्लिम पक्ष को जवाब भी देना है, फिलहाल और क्या कुछ रहा आज की सुनवाई में? ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर मुस्लिम कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है और मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि साल 1993 तक हिंदू समुदाय के लोग सीलबंद क्षेत्र में प्रार्थना करते थे और मुसलमान समुदाय सीलबंद क्षेत्र को वजू खाना मानते हैं। मामले की अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के अंदर सर्वोच्च अदालत द्वारा आदेशित सीलबंद क्षेत्र वजू खाने एएसआई सर्वेक्षण करने के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति से जवाब भी मांगा है। इससे पहले एएसआई सर्वे किया गया था, तब कथित तौर पर एक शिवलिंग पाए जाने की बात सामने कही थी, जिसे मुस्लिम पक्ष की ओर से फुवारा बताया गया था। जी सैयद, एक और सवाल आपसे। हिंदू पक्ष के इस मामले में मांग है कि सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, एक साथ सुनवाई हो पाए।
इसके पीछे हिंदू पक्ष का क्या तर्क है, और इसके पहले भी अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ रुझान रहा है कि सभी याचिकाएं एक साथ सुनवाई में जाएं? जी बता दें आपको कि जैसे भी हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में सौरभ तिवारी, उनका कहना था कि अगर एक साथ सारे मामले पर सुनवाई होती है तो इससे कोर्ट का भी समय बचेगा और जो सच होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष के फेवर में हो चाहे मुस्लिम पक्ष के, वो फैसला सामने जल्द आ सकेगा। और उनका ये भी आरोप था कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं समय खराब कर रहा है कोर्ट का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब ज्ञान वापी मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होनी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली जानकारी का। इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, शाही मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद मामले ने तूल पकड़ा है। जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। संभल में मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और जांच के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और भारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल शाही मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद मामले को लेकर के अब प्रशासन पूरी तरीके से जिले भर में अलर्ट हो चुका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इसी बीच की, जहां मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और इस बीच जांच के बाद ही लोगों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। भारी पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। जनपद संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। उसी कशीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सबसे आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुमे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। उसके साथ साथ जामा मस्जिद की जो मोहल्ला कमेटी है उनके साथ भी मीटिंग की गई है। उनके द्वारा भी इसमें ऐलान किया गया और बताया गया है कि सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र की जो मस्जिद है उन्हीं में नमाज को पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ बार की जो नमाज है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी और जनपद में शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस अधिकारी का बयान आपने सुना, पूरी तैयारियां की गई हैं, प्रशासन अलर्ट है। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अब किस तरह का माहौल है? चूंकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि तैयारियां प्रशासन की पूरी थी, बैरिकेडिंग भी की गई है, जो तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल अभी की बात करें तो स्थिति किस तरह की है? देखिए, मैं आपके लिए बताऊं कि संभल एक जमा मस्जिद है, तो यहाँ पर एक हरिहर मंदिर का होने का दावा करा है, तो उसी को लेकर यहाँ पर DM, SP और न्यायालय था कि सर्वोच्च न्यायालय की टीम यहाँ पर मंदिर में अंदर प्रवेश करी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इन्होंने जांच कई जगह के फोटोग्राफी करे थे और DM, SP भी पहुंचे थे, तो उसी को लेकर यहाँ पे संभल का माहौल गर्म था। तो भारी पुलिस की तैनाती करी की थी और उसमें जांच का आदेश ये है कि उसमें क्या निकलता है। और मुख्यालय भी है यहाँ पर, एक उसके महंत थे, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अयोध्या मथुरा अब संभल की बारी है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे हरिहर मंदिर मिलता है तो ये संभल के लिए बहुत खुशी का माहौल होगा। प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि वहां पर किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो, क्या फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में बताई जा रही है? जी हाँ, ये SP के आदेश थे कि मतलब चप्पे चप्पे पर पुलिस भारी फोर्स तैनात करी गई थी कि कोई संभल का कोई माहौल नहीं बिगड़े, कोई भी किसी को हानि ना हो, हादसा ना हो। उसी को लेकर संभल के हर कोने पर भारी पुलिस PSC और BSF तैनात करी गई थी यहाँ पर, कि मतलब जो भी आदेश कोर्ट का आदेश था उस आदेश का पालन करें। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व CM रहे मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है और इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट कर एक लंबा पोस्ट अपने स्वर्गीय पिताजी और तो उन्होंने लिखा है कि नेताजी की जयंती पर हम सब उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। नेताजी की जयंती हम सब के लिए समाजवादी मूल्यों के प्रति अपने संकल्पों को दोहराने का शपथ दिवस होती है। साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने स्वर्गीय पिता को याद करते हुए लिखते हैं कि आज जन जन में जो सामाजिक चेतना और जागरूकता आई है उसकी जमीन नेताजी और उनके साथ के समर्पित लोगों ने तैयार की थी। आज हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उनके बोए हुए सैद्धांतिक बीजों और उनके रोपे हुए वैचारिक पौधों को और भी अधिक सकारात्मक वातावरण दें, जिससे कि समानता, समता, सौहार्द और सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सके और विकास की दिशा सब भेदभाव मिटाते हुए देश के अंतिम व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति की ओर हो जाए। उन्होंने आगे लिखा कि नेताजी ने ही हम सबको ये समझाया और सिखाया कि सच्चे लोकतंत्र की सच्ची दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। जब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति सशक्त होगा तभी समाज और देश सशक्त होगा। यही समाजवादी सकारात्मक राजनीति का बुनियादी सिद्धांत है। हम सब आज फिर से नेताजी के संकल्पों, सिद्धांतों पर चलने और उनके लिए लड़ने का वचन उठाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगातार जोरों शोरों से जारी है और इसके चलते सभी अखाड़ों को जमीन आवंटित हो चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस भी अपनी तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में जनता टीवी ने महाकुंभ मेला एसएसपी से भी खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बनाने के लिए जहां महिला पुलिस तेजी से काम कर रही है और साथ ही देव दीपावली को भी संपन्न कराया है सुरक्षित, और अब जहां प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें सॉफ्ट स्किल और संस्कारी पुलिस बनाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे साथ महाकुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जी हैं। सर, आपको जनता टीवी में स्वागत है। ये बताइए, जो इस बार ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से अब थाने भी बनने लग गए जमीन कट के, और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके साथ जो संस्कार की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या खास? संस्कार तो मैं नहीं कहूँगा, हमारी समस्त पुलिस बल संस्कारी है और विनम्र है। बात यह है कि जो हमारी ये ड्यूटी है महाकुंभ की, ये विशिष्ट है और सामान्यतः इतनी बड़ी भीड़ को जो कि श्रद्धा के भाव से स्नान करने आ रही है उसको हैंडल करने का और एग्जाम्पल कम मिलता है डे टू डे पुलिसिंग में। तो श्रद्धालुओं से कैसा व्यवहार किया जाए और कैसे उनको उनकी यात्रा को सुगम बनाया जाए, इस बात के लिए हमने सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि हमने अपने एनपीए जो कि हैदराबाद में है, साथ ही साथ अन्य संस्थाओं को आबद्ध करके और कई सारे लेक्चर्स के माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से इंश्योर कराया है कि वो इस बात को समझ सकें कि उनको जो वृद्धजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनसे कैसा व्यवहार करें। साथ ही जो मेले में अब थाने बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बनाए जा रहे हैं, कितनी सुरक्षा के इंतजाम खास होंगे, और एआई का क्या पार्ट होगा, इंस्टॉल हो गए हैं? थानों के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो विगत की अपेक्षा हमने 16 थाने अधिक बनाए हैं और थानों का ये है कि उनके बनने से न सिर्फ जो हमारे पुलिस बल है वो आकर के उसमें रहेगा, बल्कि मेले की भी जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टि से भी थानों का बनना आवश्यक है। तो जहाँ जहाँ पानी वापस जा चुका है वहाँ पर हमने थाने बनाए हैं और वहाँ पर पोस्टिंग भी कर दी है, जहाँ पर कि थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि हमने उसमें फोर्स भी दे दिया है कि अपने फोर्स को परिचय कराएं उस क्षेत्र से और साथ ही साथ जो आसपास के एरिया है उसकी सुरक्षा करें। एआई जो इंस्टॉल हो गए कैमरे, वो क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, अब क्या खास होगा इस कैमरे से? एआई का प्रयोग तो जब स्नान प्रारंभ होगा तभी किया जाएगा, लेकिन एआई एक सतत चलने वाली चीज़ है, लर्निंग, मशीन लर्निंग है। तो उनको अभी से लगाने से ही जो हमने कमांड्स दे रखे हैं वो अभी जो आवागमन हो रहा है श्रद्धालुओं का, उनको स्टडी करके एआई दिन प्रतिदिन और सक्षम होता जाएगा। डीजीपी साहब भी आए थे तो प्रयागराज में उन्होंने कहा था इस बार खास एजेंसियां लगाई जा रही, क्या वो खास एजेंसियां होंगी जो कुंभ में सुरक्षा करेंगे? देखिए, शासन का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, डीजीपी महोदय का, चीफ सेक्रेटरी महोदय का ये विजन है कि ये डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाए। तो तमाम जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हमने डिजिटली इन्हेंस किया है और डिजिटली ही उस पर कार्य कर रहे हैं।
तो ये हमारे साथ महाकुंभ मेला एसएसपी राजेश द्विवेदी जिन्होंने बताया कि किस तरह से खास एआई का प्रयोग किया जा रहा है और डिजिटली किस तरह से पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और इस बार महाकुंभ में ये खास व्यवस्थाएं की गई हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।